नमस्कार। कहानीमाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सपरिवार कुशल होंगे। कहानीमाला में आइए आज सुनते हैं विष्णु प्रभाकर की महत्वपूर्ण कहानी तुम मेरी माँ हो। वायुयान निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ऊपर नील गगन है, बीच में नाना रूप धारण किए मेघमालाएं कहीं शुभ्र श्वेत रंग के हिमखंड जैसी फैली हुई हैं। उनके ऊपर पड़ती धूप उन्हें और भी उज्जवल बना देती है। कहीं तीव्र गति से आक्रामक रूप धारण किए काली घटाएं पास और पास आती दिखाई देती हैं। तभी एकाएक तीव्र झटका लगता है। वायुयान ऊपर उठ जाता है। सघन मेघमालाएं तरल वायु में परिवर्तित होकर नीचे रह जाती हैं। यह सब देखते हुए अन्ना पाउला ने जाने कब उनसे मुक्त होकर मस्तिष्क में उठते नाना रूप विचारों में खो गई। नाना रूप मानव मूर्तियां तेजी से उसके सामने उभरती हैं और उतनी ही तेजी से पीछे छूटती चली जाती हैं। इस प्रक्रिया में न जाने वह कब सुदूर भूतकाल में भटक गई, जहां रह रहकर अनेक स्मृतियां उसके मानस पटल पर उभरती और उसे बेचैन कर जाती। वह अपनी मां से मिलने जा रही है, उस मां से जिसके शरीर के अंश से उसका शरीर निर्मित हुआ है, जिसकी धमनियों में बहने वाला रक्त उसकी धमनियों में बह रहा है। उसने कहीं पढ़ा था, मां तो आकाश है, आकाश जहां सूर्य है, चंद्र है और है नक्षत्र मंडल, जीवनदायी जल है और कुछ क्षणों के लिए सहसा वह कहीं खो गई। उसे मां के बारे में बहुत कुछ पता था। मां जो हमें गिर गिर कर उठना सिखाती है, चलना सिखाती है, उसी मां के पास तो वह रहती थी। पर अचानक एक दिन जब वह 7-8 साल की थी, उसके पिता ने उसे बताया, बेटी तू जिसे अपनी मां मानकर इतना प्यार करती है और बदले में वह भी तुझे मां का प्यार देती है, वह तेरी जन्मदात्री मां नहीं है। तेरी जन्मदात्री मां सुदूर भारत के एक प्रांत गोवा के एक गांव के छोटे से घर में रहती है। उसने सुन लिया, पर उसे सहसा विश्वास नहीं आया। वह फिर अपने खेल में लग गई, लेकिन वह बात तो उसके मस्तिष्क में अपना स्थान बना चुकी थी। बीच बीच में जैसे बिजली कौंधती हो उसके मन में प्रश्न उभरता, विशेषकर जब उसकी यह मां उसे प्यार कर रही होती तो उसके अंतर में सहसा एक आवाज उभरती, यदि यह मेरी मां नहीं है तो मुझे इतना प्यार कैसे करती है, और जो मेरी जन्मदात्री है वह कहाँ है, कैसी है, उसने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा। सहसा वह मौन हो गई। इस प्रश्न का उत्तर तो वह जान चुकी है और उस पर उसे विश्वास भी हो गया है। पता नहीं इस मां शब्द में क्या आकर्षण है। वह धीरे धीरे पागल हो उठी अपनी उस जन्मदात्री मां को देखने के लिए। उसे याद है, आज भी जब वह कुछ बड़ी हुई तो उसे इस बारे में पूछते हुए बहुत गुस्सा आया था। उसने अपने पिता को पीट दिया था। उन्होंने उससे यह बात क्यों छुपाए रखी अब तक। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने एक दिन मुझे सब कुछ विस्तार से बताया था कि मेरी जन्मदात्री गोवा की रहने वाली भी नहीं थी। वह श्रीलंका में रहने वाले एक गरीब डच परिवार की बेटी थी। उस समय श्रीलंका पर डच लोगों का अधिकार था। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। उसके पड़ोस में ही गोवा का एक दंपत्ति रहता था। वह जानता था कि यह परिवार इस सुंदर कन्या का पालन पोषण नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उसे गोद ले लिया। और जब वह परिवार गोवा लौटा तो वह भी उनके साथ गोवा आ गई। लंबी कहानी है। बालिका किशोर हुई। किशोर कन्या ने यौवन की दहलीज पर पैर रखा, उसी के साथ निखर उठा उसका रूप। यौवन के साथ साथ वह भी अंगड़ाई लेने लगा था। उस समय गोवा पर पुर्तगाल का शासन था। वह छोटा सा समुद्र तटीय प्रांत पुर्तगाल के सैनिकों से भरा हुआ था। यौवन और सौंदर्य यदि मुक्त हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है।
वह सैनिकों के चक्रव्यूह में फंस गई और एक दिन उसके और मेरे पिता के बीच के संबंध बहुत सघन हो उठे। उसी प्रक्रिया में मेरा जन्म हुआ। सोचते सोचते सहसा अन्ना ने बाहर की ओर देखा। बादल अब नहीं थे, निपट नीला आकाश कितना सुंदर लग रहा था। विमान में सहसा चाय आ जाने से हलचल मच उठी थी। वह सहज हो पाती कि उसके पति ने धीरे से उससे कहा, उठो, चाय आ गई है। उसने अचरज से उन्हें देखा और बस मुस्कुराती रही, कुछ भूलने का प्रयत्न करती रही और धीरे धीरे चाय का घूंट भी भरती रही। उसके मस्तिष्क में फिर कुछ घटनाएं तेजी से घूमने लगी। उसे कुछ याद नहीं। तब वह कुछ भी तो नहीं समझती थी, सब कुछ सुना है उसने। उसकी वह स्वच्छंद वृत्ति वाली माँ उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। वह अपने भारतीय दादा दादी की गोद में पलकर ही बड़ी हुई थी। जब वह 2 वर्ष की भी नहीं थी कि भारतवासियों ने गोवा को पुर्तगाल के चुंगल से मुक्त करा लिया। वह अब भारत का स्वतंत्र प्रांत था। तब अपने देश जाते हुए उसके पिता ने सोचा कि मेरी जन्मदात्री मेरा पालन पोषण नहीं कर पाएगी, मैं इसे अपने साथ पुर्तगाल ले जाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा कानूनी कार्रवाई करते हुए अंततः मुझे अपने साथ ले जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। मां को इन बातों की बहुत चिंता नहीं थी। दादा दादी अशक्त हो चुके थे, इसलिए एक दिन उसने अपने को पुर्तगाल में पाया और फिर वह पुर्तगाल की ही होकर रह गई। वायुयान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, कभी शुभ्र श्वेत मेघों के बीच से गुजरता है, कभी तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए बुरी घटनाएं उसे घेरने की चेष्टा करती हैं, पर चालक तो ऊपर और ऊपर उठ जाता है। वहां वही नीला आकाश, नीचे चारों ओर फैली धूप, वह देर तक इस वातावरण में आगे बढ़ता है। इस सारी प्रक्रिया में विचारों का एक तुमुल नाद निरंतर उसके अंतर में गूंजता रहता है। सहसा वह वर्तमान में लौट आती है, यह सोचते हुए मैं मां के पास जा रही हूं। वह मां जिसने मुझे जन्म दिया था, बहुत बहुत सुंदर थी वह। मेरे परिवार वाले कहते हैं मैं भी सुंदर हूं। क्या मैं अब अपनी जन्मदात्री मां के उसी सुंदर रूप को देख पाऊंगी? कैसा है यह मां शब्द, जिसको मैंने देखा नहीं, जिसकी ममता का स्पर्श मैंने पाया नहीं। उसी को देखने के लिए मैं कब से भारत आने के सपने देख रही थी, पर पिता के घर में रहते हुए यह संभव नहीं हो सका, हो नहीं सकता था। लेकिन शादी हो जाने के बाद मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया, कुछ भी तो नहीं छिपाया। सारी कहानी सुनकर वह मुस्कुराए, बोले, सचमुच तुम्हारी कहानी बहुत करुणाजनक है, हम प्रयत्न करेंगे उस मां से मिलने का। और उन्होंने बड़ी ईमानदारी और बड़ी तन्मयता से यह प्रयत्न किया। तब हम लोग फिनलैंड की राजधानी हेलिंस्की में आ बसे थे। मेरे पति को वहीं काम मिल गया था और कुछ दिन बाद मुझे भी किंडरगार्टन में काम करने का अवसर मिल गया। तब एक दिन मैंने दृढ़ स्वर में अपने पति से कहा, अब हम गोवा जाएंगे। और मेरे पति, जो सचमुच मेरे जीवन साथी थे, मुस्कुराए, सब प्रबंध हो गया, बस टिकट आने बाकी हैं। और सचमुच अब मैं भारत पहुंच गई हूं तथा गोवा जा रही हूं। वहां मेरी जन्मदात्री मां रहती है। ओह जन्मदात्री मां, कैसा है यह तेरा आकर्षण, तेरी ममता। तूने ही तो मनुष्य को सभ्यता के शिखर पर पहुंचाया है। इसलिए तो मैंने और मेरे पति ने अनथक परिश्रम करके साल्वेशन आर्मी के द्वारा तेरा पता लगाया, तुझे पत्र लिखा, उत्तर भी मिला, तुम आ सकती हो। अन्ना जैसे जैसे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी बेचैनी भी बढ़ रही है। कैसी होगी मेरी जन्मदात्री माँ, कैसे प्यार करेगी, रोते रोते आतुर हो उठेगी मुझे अपने में समाने के लिए, जैसे मैं आतुर हूं उसे देखने के लिए। किसी कवि ने कहा है, जैसे गंगा स्नान के बाद पवित्र हो जाता है आदमी, वैसे ही माँ के स्पर्श मात्र से भर उठता है तन मन प्यार से। सोचते सोचते अन्ना पाउला बहुत दूर चली जाती है। बीच बीच में उसके पति उससे बातें करते हैं। क्योंकि अब खाना भी तो आने वाला है,
इसलिए वह अचानक सब कुछ भूल जाती है और एक सहज पत्नी की तरह पति के साथ खाना खाती है, बातें करती है। उनके अभी कोई अपना बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए अन्ना का सारा आकर्षण जन्मदात्री मां में केंद्रित हो गया है। भगवान हर समय पृथ्वी पर नहीं आ सकते, इसलिए तो उन्होंने मां को अपना स्थानापन्न बनाकर भेजा है। तभी तो इतना आकर्षण है इस मां शब्द में। मां स्वयं भगवान है। वह फिर विचारों में खोने लगती है। उसका पति उसे झकझोरता है, अब तैयार हो जाओ, हम पहुंचने वाले हैं। कहां? गोवा, तुम्हारी मां के पास। मां के पास? गदगद हो उठती है वह यंत्रवत। पर दूसरे ही क्षण वह फिर विचारों में डुबकी लगाने को होती है। लेकिन अब समय नहीं है। उसका पति गोवा की प्रकृति को देखकर मुग्ध हो रहा है। कैसा सुंदर है यह देश। ऊपर निभ्र नीला गगन, नीचे नीला सागर। कभी लहरें तीव्र होकर तटों से टकराती हैं, शोर उठता है, लेकिन दूसरे ही क्षण वे सब उसकी तरफ लौट जाती हैं। यहीं से तो वैज्ञानिक और खोजी लोग दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं। फिनलैंड उत्तरी ध्रुव के पास है और गोवा दक्षिण ध्रुव को जाने वाला मार्ग है। दो विभिन्न संसार, दो विभिन्न संस्कृतियां, लेकिन मनुष्य तो एक ही है। संसार बदले, संस्कृति बदले, पर मनुष्य और उसके पारिवारिक संबंध कभी नहीं बदलते। सारे संसार में मां का एक ही अर्थ है, वही अर्थ तो उसे खींच लाया है यहां तक। तभी सहसा परिचारिका की आवाज गूंजती है, कुछ ही क्षणों में हम गोवा पहुंच जाएंगे, कृपया बेटियां बांध लीजिए। गदगद हो उठी अन्ना पाउला, अब मैं मां के पास पहुंच जाऊंगी। वही मां जिसकी मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जिसका निर्विकार आकर्षण मुझे पागल किए हुए है, क्योंकि मेरी रगों में इसी मां का रक्त बह रहा है। मैं उससे प्राकृतिक रूप से जुड़ी हूं, कितनी भी दूर चली जाए सदा जुड़ी रहेगी। उसी मां को मैं अपनी आंखों से देखूंगी, उसे प्यार करूंगी, उसे छू सकूंगी, और वह भी मुझे अपनी छाती से चिपटाकर इतना रोएगी। आंसू प्यार का प्रतीक ही तो है। उनका वायुयान तीव्र गति से नीचे उतरता हुआ धरती पर दौड़ रहा है। गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः वायुयान रुक जाता है। उसके अधिकारी हमें अलविदा कहते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वे भी मुस्कुराते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और नीचे उतरते हुए चले जाते हैं। सारी औपचारिकताएं पूरी होने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनके पास कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। बाहर आकर वे टैक्सी लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। कैसी शांति है, कैसा वातावरण है। यही सब देखते देखते वे अंततः कुछ देर बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा सुंदर गांव, नाम है बारदेज। प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर हैं। यहाँ के नाना रूप स्त्री पुरुष, उनमें संपन्न भी हैं, असहाय भी। अन्ना सबको गहरी दृष्टि से देखती है। वह ढूंढना चाहती है अपने अस्तित्व को। इसी वातावरण में तो उसने अपने प्रारंभिक जीवन के 2 साल बिताए थे। 2 साल का वैसे क्या अर्थ होता है, पर उसके पूरे जीवन के लिए एक अर्थ है उनका, क्योंकि उसकी जड़ें तो यहीं पर हैं। कोई कभी अपनी जड़ों से मुक्त हो सकता है क्या? लो, अब वह उस घर के सामने है जिसमें उसकी मां रहती है, जहां उसका शेष वह मुस्कुराता था। लेकिन इस समय उसके अंतर में तो विचित्र तूफान उठा है। वह पागलों की तरह टैक्सी से उतरकर द्वार की ओर लपकती है। तभी उसके सामने समय से पहले वृद्धा हुई एक जर्जर, एक एल्कोहलिक मां आ खड़ी होती है और लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछती है, तुम अन्ना हो? अन्ना पाउला, मेरी बेटी। अन्ना हतप्रभ टकटकी लगाए उसे देखती है। यह है मेरी मां, यह। उस क्षण में न जाने कितने युग बीत जाते हैं। दूसरे ही क्षण वह दौड़ती हुई जाकर जर्जर वृद्धा से लिपट जाती है। हां, मैं हूं अन्ना, तुम्हारी बेटी। मेरे शरीर की धमनियों में तुम्हारा ही रक्त बह रहा है। मेरा शरीर तुम्हारे शरीर का ही अंग है। अन्ना शायद इतना कुछ नहीं कह सकी थी। वह तो केवल भाव विहल थी, लेकिन उसकी जन्मदात्री उतनी ही अलिप्त है। वह यंत्रवत उसके शरीर पर हाथ फेरती है। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बड़ी बेटी।
तुम्हें तुम्हारा बाप मुझसे छीन ले गया था। हाँ हाँ माँ, मैं वही तुम्हारी बड़ी बेटी हूँ, तुम्हारी जाया, तुम्हारा रक्त। मैं तुमसे मिलने, तुम्हें लेने आई हूँ। उसकी माँ के दूसरे पति भी तब तक वहां आ गए थे। वह उतने ही अल्कोहलिक हैं पर संज्ञाहीन नहीं है। उसे समझाते हैं, तभी मां पर जैसे दोहरा पड़ता है। वह रोते रोते विहल होकर उसे छाती से चिपटा लेती है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे अलग भी कर देती है। तभी एक किशोर और एक किशोरी वहां आते हैं। वे अन्ना के सौतेले भाई बहन हैं। वह बड़े प्यार से उनसे बातें करती है। वे चकित भी हैं और खुश भी। उनसे मिलने उनकी बहन आई है। तब तक और भी स्त्री पुरुष वहां घिर आते हैं। उनमें वे भी हैं जिन्होंने अन्ना को 2 वर्ष की आयु में खिलाया था। उनके साथ वह किलकारी मारती थी। वे उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह इतनी बड़ी हो गई, माँ जैसी सुंदर है। कैसे सुंदर कपड़े पहने हैं। उसका पति कैसा गबरू जवान है और कैसा प्यारा। जरूर उनके पास बहुत पैसा होगा, लाए भी होंगे अपने साथ। और अंततः अपनी सारी उत्सुकता पैसे पर केंद्रित होकर रह जाती है। अन्ना उनके प्रश्नों का बड़े प्रेम से उत्तर देती है। वे पूछते हैं, तुम दोनों तो अच्छी नौकरी करते होंगे, खूब कमाते होंगे, तुम्हारी माँ को तो सब कुछ पीने में खर्च कर देती है। अन्ना पाउला के भीतर तो एक आग प्रज्वलित हो उठी है। उस वातावरण में उसका दम घुटने लगता है, पर वह आश्चर्यजनक रूप से अपने पर काबू पा लेती है। सब लोग अंदर आते हैं और फिर नाना रूप बातें, सुख दुख की बातें, परिवार से परिचय की बातें। इसी तरह 3 दिन लोगों से मिलने जुलने और उन स्थानों को देखने में बीत गए जहां उसके पिता का परिवार रहता था। वह उस अस्पताल में भी गई जहां उसका जन्म हुआ था, लेकिन उस प्रक्रिया में निरंतर उसके अंतर में एक प्रश्न घुमड़ता रहा कि मेरी मां का क्या होगा। क्या इसे मैं अपने साथ ले जा सकती हूं? उसके सौतेले पिता, भाई बहन, क्या करूं मैं इन सब के लिए? इन 3 दिनों में वह निरंतर यही सोचती रहती थी। विशेषकर रात में जब वह सोने के लिए अपने होटल में आती, तब अपने पति से बराबर यही कहती कि मैं मां को अपने साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन इस हालत में उसे छोड़ भी नहीं सकती। मैं उसे दोष नहीं देती, लेकिन वह सहसा चुप हो जाती है, क्योंकि उसका अंतर उमड़ आया है और आंखों से बहने लगता है। उसके पति ने उसका कंधा थपथपाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, देखो अन्ना, यह निश्चित है कि तुम अपनी मां को अपने साथ नहीं ले जा सकती। उसके पति हैं उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन अपने भाई बहन के लिए तुम अवश्य व्यवस्था कर सकती हो। अन्ना ने सहसा एक अनचिन्ह आह्लाद से भरते हुए पूछा, कैसे? उसके पति मक्कू ने उत्तर दिया, तुम अपनी बहन सैंड्रीना को अपने साथ ले जा सकती हो। वह तुम्हारे साथ रहेगी, पढ़ेगी और अपने भाई राय को तुम किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा सकती हो तथा पढ़ने लिखने का खर्च भेज सकती हो। उसका पति अपनी बात पूरी कर पाता कि अन्ना ने उत्फुल्ल होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके मुंह पर चुम्बनों की बौछार कर दी। ओह मक्कू, तुम कितने महान हो, तुम मेरे मन की बात कैसे जानते हो? उसके पति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे तुम्हें जानता हूं। अगले दिन सब कुछ भूलकर एक निश्चित भाव से वे सबसे पहले चर्च गए, उस देवी के सामने जहां उसके पिता ने उसके सकुशल जन्म लेने के लिए प्रार्थना की थी। वे उस अस्पताल में भी गए जहां उसने पहली बार प्रकाश किरणों का स्पर्श पाया था। वह उस वकील से मिलने भी गए जिसकी सहायता से उसे उसके पिता अपने साथ ले जा सके थे। वह उस घर को भी देखना नहीं भूली जहां वह अपने पिता के साथ पुर्तगाल जाने से पहले रही थी। उसने ढूंढ ढूंढ कर उन सभी व्यक्तियों को अपना परिचय दिया जो उसके पिता को जानते थे, उनके मित्र थे। कितनी खुशियां बटोरी अन्ना ने। उसने अपने 12 वर्ष की सौतेली बहन सैंड्रीना को साथ ले जाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। कितनी बाधाएं आई उसके रास्ते में, लेकिन वह अंततः उस नाबालिग लड़की की अभिभावक बन ही गई। उसके लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। हेलिंस्की से अपने बैंक से पैसा मंगवाया टिकट खरीदने के लिए। वास्तव में अब तक यहाँ के लोगों में उसके प्रति ममता पैदा हो गई थी और उन्होंने सारी बाधाओं को पार करने में उसकी पूरी मदद की। अंततः सैंड्रीना को साथ ले जाने के सारे रास्ते सुलभ हो गए, लेकिन उसकी समस्या का अंत नहीं हुआ। राय
वह अपने सौतेले भाई राय का क्या करे। अंततः सबकी सलाह से उसने निश्चित किया कि जब तक वह उसे अपने साथ हेलेंस्की नहीं ले जाती तब तक वह उसे डॉन बॉस्को हाई स्कूल में दाखिल करवा देगी। और उसने वही किया और इसी के साथ उसकी तात्कालिक समस्याओं का अंत हो गया। माँ की देखभाल के लिए उसने अपने सभी शुभचिंतकों को कह दिया। वह और कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसका मन बार बार भर आता। जिस दिन उसने अपनी सौतेली बहन सेंड्रीना के साथ अपनी माँ और सौतेले पिता से विदा ली, उस दिन उसके अंतर में गर्व की लहरें उठ रही थी। यद्यपि वह माँ के लिए वह कुछ नहीं कर पाई थी जो वह करना चाहती थी, पर माँ के बच्चों के लिए उसने वह कुछ किया जिसकी कल्पना वहाँ के लोग भी नहीं कर सकते थे। एक भीड़ उमड़ आई थी उसे विदा देने के लिए और वह भाव विह्वल रोती हुई हवाई अड्डे के अंदर भागती हुई चली गई थी। मक्कू ने उसे अकेला छोड़ दिया था। वह जानता था कि हेलेंस्की पहुंचते पहुंचते अन्ना का अंतर्मन अद्भुत सुगंध से भर उठेगा और वह सुगंध उसके जीवन की पहचान बन जाएगी। धन्यवाद। आशा करता हूं कि वात्सल्य से भरी हुई मातृत्व की विभिन्न संवेदनाओं से परिपूर्ण यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आप कहानीमाला से जुड़े रहिए, साझा करते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। नमस्कार।